डियर स्टूडेंट्स, 6th सेम लेसन 3rd वीडियो 7th आपकी इसमें आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको ध्यान होगा हमने फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके कारण पढ़े हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से धार्मिक कारणों को देखने वाले हैं कि क्या वो धार्मिक परिस्थितियां थी, कारण थे जिनके कारण से फ्रांस में क्रांति होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो है पतन फ्रांस में हो रहा था, तो हम धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? तो इस धर्म की भूमिका भी उसमें रही। यहाँ पर धार्मिक परिस्थितियां भी अन्य कारणों की तरह प्रबल थी। धार्मिक जो परिस्थितियां थी वो प्रबल थी, बल्कि धर्म में लोगों की आस्था तथा पादरियों की गतिविधियों ने उन्हें उकसाया। धर्म में जो आस्था थी और पादरियों की जो गतिविधि थी, उन गतिविधियों ने समाज को, लोगों को उकसाया क्रांति हेतु। इस तरह के बिंदुओं के बीच जीवन जीना कठिन उनको लगा, जीवन कठिन है। तो वो जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी इन पादरियों के कारण से, इसको हम थोड़ा विस्तार दें। कुछ तो हम पादरी का जो हिस्सा हमने पढ़ा था उसमें पढ़ आए थे। तो धार्मिक असहनशीलता की नीति, धार्मिक असहनशीलता की नीति थी वहाँ पर। कैसे? हम पढ़ के आए थे कि वहाँ ईसाई मत के अनुयायी रहते थे, लेकिन ईसाइयों में वहाँ पर जो प्रधानता थी वो रोमन जो कैथोलिक थे उनकी प्रधानता थी, उनको मुख्य समझा जाता था राज्य की ओर से। यहूदी भी यहाँ पर रहते थे कुछ। तो ये जो है सरकारी घोषित था एक प्रकार से रोमन कैथोलिक। तो रोमनों को जो है इनको विशेष सुविधा अधिकार प्राप्त थे राज्य की ओर से। प्रोटेस्टेंट जो थे, जो भी लोग रह रहे थे ईसाइयों, प्रोटेस्टेंट, उनके साथ भेदभाव होता था। वे कुलीन व पादरी, प्रोटेस्टेंट न तो कुलीन बन सकते थे और न पादरी, कुलीन और पादरी नहीं बन सकते। तो बड़ा भेदभाव था ये। लेकिन उन्हें सरकारी नौकरियों में भी कोई स्थान नहीं मिला, नौकरी में भी स्थान नहीं मिला उनको धार्मिक भेदभाव के कारण। तो ये इस प्रणाली से जो है लोग दुखी थे। और यहूदियों की जो अवस्था थी वो तो और चिंताजनक थी। यहूदियों की स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक थी। पेरिस के आसपास के क्षेत्र में यहूदी, पेरिस और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये एक हो गए। इन्होंने समानता के ऊपर जो है फोकस किया, भी समानता होनी चाहिए। परिणाम ये निकला कि जनता जो है इनके कारण से अपनी समस्याओं से परिचित हुई और आखिर में समानता को जो है आदर्श घोषित कर दिया जाता है इस क्रांति का। दूसरा जो बिंदु है आपका वो है चर्च की शक्ति और संपत्ति। चर्च की शक्ति व संपत्ति। हम पढ़ के आए हैं कि कैसे कुछ पादरियों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। एक संस्था थी, स्थापित संस्था थी, बड़ी संस्था थी चर्च। शुरू में उसको स्वीकारते हुए, आवश्यक रूप से मानते हुए समुचित धन व शक्तियाँ प्रदान की गई, राज्य की ओर से दी गई थी, लोगों की ओर से दी गई थी। लेकिन जब बदलाव आया, समय में बदलाव के साथ सबसे धनी संस्था ये
बन जाती है। लगभग 10% भूमि तथा चर्च कर जो 10% भूमि और जो 10% जो कर होता था धार्मिक कर, उसके कारण ये माला माल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास संपत्ति जुट जाती है। चर्च की वार्षिक आय जो थी वो 10 करोड़ डॉलर थी। अमेरिकी डॉलर का सिंबल बना रहा हूं मैं, ऐसा सिंबल होता है अमेरिकी डॉलर का। तो ये 10 करोड़ डॉलर थी। इस बारे में हेजन, मैं हमने पहले बताया था कि मुख्य है जो गर्सबाय और हेजन जो है लिखते हैं उसके बारे में। तो हेजन ने क्या लिखा, सीडी हेजन ने, ये हम पहले पढ़ के आए थे। चर्च जो है राज्य के भीतर एक राज्य बन गया था, राज्य के भीतर एक राज्य बन गया था। वह अनेक ऐसे कार्य करता था जो आधुनिक समाज में सामान्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। लोगों को ये सब चुभने लगा, उनका धन, उनका भोग विलास, ये सब चुभने लगा। न तो इससे सरकार का ऋण उतर रहा था, न लोगों को कोई सहायता मिल रही थी। तो जनता ने मांग की कि इस धन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। राष्ट्रीयकरण की मांग उठी ताकि ये धन समाज के काम आ सके। और चर्च के पास जो न्याय की, शिक्षा की, शांति की कई शक्तियां थी, इन शक्तियों का उपयोग की बजाय दुरुपयोग ज़्यादा होता है। इसके कारण भी लोग इसको नियंत्रित करना चाह रहे थे ताकि व्यवस्था स्थापित हो। ब्लर हो गया है, फोकस करेंगे पहले हम। फोकस हो गया। तीसरा बिंदु है चर्च की गतिविधियां। वैसे तो ऊपर बिंदु में भी बहुत सारी चर्चा हो गई है, फिर भी थोड़ा और विस्तार से देख लेंगे इस बिंदु के माध्यम से। तो ये लोग, वैसे तो इनका प्रमुख काम था धर्म, लेकिन धार्मिक गतिविधियों को छोड़कर ये सब कार्य कर रहे थे, सब कार्य करते थे। चरित्र वह कोई सिद्धांत इनका नहीं रहा था। ऐश्वर्यता और विलासिता का जीवन ये जीते, पदों की खरीद और बेच करते, तो इनको इस कारण से धीरे धीरे सबसे घृणित वर्ग माना जाने लगा समाज में। ऐसे में लोग उनके साथ धार्मिक गतिविधियों को कैसे पसंद करते, धार्मिक गतिविधियों को कैसे पसंद करते। चरित्र तो हीन हुआ ही, धार्मिक सद्भाव की बजाय उनमें साथ में असहनशीलता आ गई। वो अन्य धर्मों के लोगों के साथ या अन्य पंथों के जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट थे, उनके साथ अत्याचार करते। उदार विचार के जो पादरी थे, उदारों को महत्व नहीं दिया जाता था उनकी तरफ से, जबकि जनता उन्हें पसंद किया करती थी। शासक और चर्च के बीच में गठजोड़ को जनता समझ रही थी और वो इसको तोड़ना चाहती थी। वो समझ गए थे कि ये एक दूसरे के संरक्षक हैं, एक दूसरे को बचाए रखने चाहते हैं और इनका जो है एक ही ध्येय है, वो है आम आदमी का शोषण। तो बौद्धिक वर्ग जो है इस गठजोड़ को तोड़ना चाह रहा था, तोड़ना चाहता था, और तोड़ने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। और आम समाज में तो ये गिर चुके थे और हमने पढ़ा था कि इसको बदनाम संस्था कहा जाने लगा था। तो ये 3 बिंदु हमने पढ़े मुख्य रूप से: धार्मिक असहनशीलता की नीति, चर्च की शक्ति या संपत्ति और चर्च की गतिविधियां। ये थे हमारे धार्मिक कार्य। अब इसी वीडियो में हम कुछ और देखेंगे जो चीज़ें हैं। ये जो चल रहा था सब, इसमें अगला बिंदु जो आता है, जो क्रांति जो चलती है,
इसकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि बनती है इन सब बातों से, इन सब कारणों से जो हम पढ़ के आए हैं अभी तक, इन सब कारणों से वैचारिक पृष्ठभूमि बनती है और इसमें दार्शनिकों की भी भूमिका रहती है। हमने मध्यम वर्ग पढ़ा था सामाजिक कारणों में, तो वो मध्यम वर्ग ही विशेष रूप से पढ़ा लिखा बौद्धिक जगत का जो बौद्धिक वर्ग है, जागरूक वर्ग है, वही ये वैचारिक पृष्ठभूमि बनाता है। तो 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में प्रबोधन हो रहा था, समाज जाग रहा था, नव जागरण हो रहा था, तो वो एक सांस्कृतिक आंदोलन उस समय सारे समाज में चल रहा था। इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि उभरते हुए पूंजीवादी अर्थतंत्र से जुड़ी हुई थी। उपभोक्तावादी संस्कृति पुराने विचारों एवं पुरानी व्यवस्था को नकार रही थी। साथ ही मध्यम वर्ग में पाठन अभिरुचि, जो मध्यम वर्ग था उसमें पाठन पढ़ने की जो अभिरुचि है, पाठन अभिरुचि जिसको बोला, नया कुछ सीखने की अभिरुचि, वो बढ़ रही थी, क्रांतिकारी तरीके से बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अकादमी, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय सब लगातार खोले जा रहे थे। पाठन सामग्री की जो उपलब्धता है वो भी आसानी से हो रही थी, छापाखाना भी आ गया था। लुई 14 के काल से सरकार जो है लुई 14 के काल से ही इस सारी क्रांति को, वैचारिक क्रांति को नियंत्रित करना चाहती थी। उसके मंत्री निगरानी रखते थे, प्रचलित व्यवस्था पर लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने वाले प्रकाशनों पर वो प्रतिबंध भी लगाते थे। बाहर से आने वाले ग्रंथों पर भारी शुल्क लगाया जाता था, लेखकों को तंग किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, रचनाओं को खुलेआम जलाया जाता था। जनता सरकार की इन गतिविधियों को देख रही थी, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोग सरकार द्वारा, और इस पुस्तकों पर, पत्रिकाओं पर सेंसर को ठीक नहीं समझते थे। तो इस सारे से उनमें असंतोष पनपता है और किसी चीज से रोका जाता है तो कई बार वो चीज ज्यादा भी बढ़ती है अगर उसका तर्क ना हो तो प्रबोधन के युग में तर्क के आधार पर, तर्क की शक्ति बढ़ रही थी। तर्क आधार पर जो है चर्च और तानाशाही की आलोचना होनी शुरू हो जाती है। चर्च और तानाशाही की आलोचना होती है। इस युग के विचारकों ने नई व्यवस्था की तरफ इशारा किया। जो विचारक थे उन्होंने इशारा किया नई व्यवस्था की तरफ, और जो ये प्रबोधन था इसमें कई महान विचारकों को जन्म दिया। ये विचारक थे आपके मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, डित्रो, क्वेस्ने, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने इसको, इन्हें फिलोसोफस भी कहा जाता था। फिलोसोफस मतलब दार्शनिक। इन दार्शनिकों ने बहुत ही निर्भीकता से, हिम्मत से, साहस से जो है असहनशीलता और चर्च के दोषों पर जो है प्रहार किया। उन्होंने बहुत हिम्मत और निर्ममता के साथ चर्च के शिक्षाधिकारियों और पादरियों का जो है मजाक उड़ाया। जो स्वेच्छाचारिता थी, शासन में सामंती व्यवस्था था, उस पर भी प्रहार किया। वे लोग कानून के शासन, नागरिक अधिकारों में विशेष रूप से समानता और मानव की गरिमा के पक्ष में थे कि इसको स्थापित किया जाना जरूरी है। उन्होंने भावी व्यवस्था के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। कई विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने इसका, तोकविले ने विचारकों को बताया कि, तोकविले कहते हैं कि इन विचारकों की विशेष भूमिका इस क्रांति में थी, महत्वपूर्ण बताया।
तो उनके अनुसार क्रांति वास्तविकता बनने से पहले लोगों के मस्तिष्क में विकसित की गई। क्रांति के पैगंबर भी इनको कहा जाता है। तो इनकी विचारधारा पर दृष्टि डालने के लिए हमें इनके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो है आपके मॉन्तेस्क्यू। कौन है? मॉन्तेस्क्यू। मॉन्तेस्क्यू बोर्दो की पार्लियामेंट का बोर्दो एक जगह है, वहाँ की जो पार्लियामा थी उसका न्यायाधीश था, जज था, जो कि लुई 14 के समकालीन था। वह राजतंत्रवादी था, कैथोलिक धर्म में विश्वास रखता था। 1730 में जब वह इंग्लैंड जाता है तो इंग्लैंड की व्यवस्था से वो प्रभावित हो जाता है। वहाँ कुछ और देखने को मिलता है। वहाँ का वैधानिक राजतंत्र उसको अच्छा लगा, उपयोगी लगा। तो वो निरंकुश जो शक्तियाँ थी राजा की, यहाँ के निरंकुश शक्तियों से घृणा करता है। 20 वर्षों की मेहनत से उसने एक किताब लिखी 1748 में, द स्पिरिट ऑफ लॉ। किताब वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में भी आता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ हिंदी में आ जाए तो इस किताब का नाम है कानून की आत्मा। यह पुस्तक अति लोकप्रिय हुई। 22 संस्करण निकले, 22 वर्ष छापी इसको 18 महीनों में ही। तो इसमें देवीय जो अधिकार माने जाते थे, उन देवीय अधिकारों का जोरदार शब्दों में खंडन किया गया कि कोई देवीय अधिकार राजा को प्राप्त नहीं है, ये सब दिखावा है, बहकावा है। उसने शक्ति प्रतिकरण, शक्ति जो है बंटनी चाहिए, एक जगह शक्ति नहीं रहनी चाहिए, इसका समर्थन किया, इसको प्रतिपादित किया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक हाथ में नहीं चाहिए, एक हाथ में नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये उसने कहा। उसने इस बात पर भी बल दिया कि विभिन्न अंगों का कार्य क्षेत्र परिभाषित होना चाहिए। दूसरी पुस्तक थी इसकी दी पर्शियन लेटर्स, दी पर्शियन लेटर्स। इसमें भी इसने चर्च के 200 और राजा की निरंकुशता का मजाक उड़ाया। दूसरे जो विचारक थे वो थे वाल्तेर, बहुत बड़े विचारक थे। अमेरिका ने भी इनसे प्रेरणा ली थी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसको दार्शनिकों का राजा कहा जाता है। इसका जो काल था 1694 से 1778 तक था। निर्भीक, स्वतंत्र, साहसी था, डरता नहीं था, परवाह नहीं करता था किसी भी विचार को रखने में। अनेक नाटक, निबंध, कविताएं उसने लिखे। नाटक, कविता, निबंध, ठीक है, व्यंग्य, सब रचनाएं उसने की। उनमें प्रसिद्ध हैं लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स, ये रचनाएं याद रखनी पड़ेगी। ऑन द इंग्लिश, एसेज ऑफ द यूनिवर्सल हिस्ट्री, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, essay to the manners and spirit of nations। ये किताबें ये प्रसिद्ध करके उसने लिखी। कवि, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ वो। उसके व्यंग्य से चिढ़कर, उसके व्यंग्य लिखता था वो, जिसमें ताने मारे जाते हैं एक प्रकार से। चिढ़कर कुलीन ने वाल्तेरो को कोड़ों से पिटवाया, कोड़ों से उसको पिटवाया गया बड़े लोगों के द्वारा। जेल में भेज दिया गया बास्तिल में। इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो फ्रांस छोड़ देगा, फ्रांस छोड़ देगा, इस शर्त पर उसको रिहा किया गया। इंग्लैंड चला गया वो वहां से। इसके बाद
कई वर्षों तक वहीं रहा। उसने अपनी जो पहली पुस्तक थी, ये फर्स्ट थी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, इसमें इंग्लैंड में जब प्रकाशित हुई, कई संस्करण निकल गए, तो फ्रांस में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पुस्तक के ऊपर। वाल्टेयर वापिस आ गया फ्रांस में। 1749 में वह प्रशिया के शासक फ्रेडरिक महान के नियंत्रण पर बर्लिन भी गया। 3 वर्ष तक वहां रहा। वह 84 वर्ष की आयु में उसका देहांत हुआ। तो वह काफी लोकप्रिय फ्रांसीसी जनता में था। तो उसने बदनाम संस्था जो है कहा चर्च को, इसको काफी आज भी प्रचलित है ये। चर्च के आडंबरों की, पूर्वाग्रहों की उसने खूब आलोचना की, व्यंग्य कसे, पाखंडों की। सारे पादरी ढोंगी है उसने कहा, पाखंडी है। उसने कहा ईसाइयत में जितने भी चमत्कार और ये रहस्योद्घाटन है, ये कोरी कल्पनाएं हैं। यद्यपि वह राजतंत्र विरोधी नहीं था, लेकिन उसने बुराइयों की, जो राजतंत्र में उस समय में उन बुराइयों की आलोचना की। प्रजातंत्र में उसकी आस्था नहीं थी। वह प्रबुद्ध शुभ कार्यता निरंकुशवाद में विश्वास रखता था। वह कहता था सैकड़ों चूहों की बजाय एक शेर द्वारा शासित होना वो पसंद करेगा। वाल्टेयर की मुख्य बात जो है, इसी बात में इसकी देन जो है, उसने जो दोष थे धर्म में और सामाजिक व्यवस्था में, उन दोषों के प्रति समाज को सजग किया। तो लियो गर्साए इस बारे में क्या कहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक हैजन और एक गर्साए जो है बताते हैं विशेष रूप से। गर्साए क्या कहते हैं, वाल्टेयर 18वीं शताब्दी और कदाचित सभी युगों की तर्कशीलता और सहनशीलता का जबरदस्त समर्थक था। तो कुछ चिंतक रह गए हैं, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो संख्या 8 में। वो है रूसो और डिड्रो और कुछ अन्य।